नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी में यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जो भी 21 कहानियाँ हैं, हम उनके ऊपर एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं। यह सीरीज़ लगभग अपने समापन की ओर है। 3-4 कहानियाँ और बची हुई हैं। मैं प्रत्येक कहानी के ऊपर पिछले 20 दिनों से 2 वीडियो लेके आता हूँ। एक कहानी के ऊपर पहले वीडियो में उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ मैं पूरे कहानी का पाठ करता हूँ। कहानी का पाठ करने के बाद मैं तुरंत PYQ जो पिछले वर्ष में उस कहानी से पूछे जाते हैं, मैं तुरंत करवा देता हूँ। PYQ करवाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद जब आपके सामने मूल प्रश्न आता है, जो प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं, तो आप स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन तुरंत कर पाते हो कि कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। वहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि क्या जो हमने कंटेंट अभी पढ़ा वो पर्याप्त है कि नहीं है। दूसरी वीडियो जो मेरी आती है वो आती है 10 से 12 मिनट की, जो कि जिसके ऊपर ये वीडियो है वो होता है MCQ के ऊपर, जिसमें 8 से 10 12 जितने भी प्रश्न मैं बना पाता हूँ MCQ। चूँकि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे प्रश्न बनाना हो तो हज़ारों प्रश्न बना दूँ, कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रश्न उसी तरह का बनाता हूँ जो पेपर में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके सिमिलर ही क्वेश्चन होता है। तो इसलिए आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट को चेक करें। मैं एक बार प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ आपको। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाते ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आप सर्च करिए आपकी एकेडमी पर जाइए, सबसे ऊपर ही आ जाएगा। आप लोगो भी चेक कर सकते हैं, देखिए। आपकी एकेडमी पर जाने के बाद आप इसमें देखिए 4 आइकॉन हैं, इसमें होम, वीडियो, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर यूनिट 7 हिंदी कहानी UGC नेट GRF दिसंबर 2024 के लिए हमने बना रखा है प्लेलिस्ट। आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे इसमें लगभग अब तक ये 17वीं कहानी है जिस कहानी के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। बाकी 16 कहानी के ऊपर पूरी वीडियो पड़ चुकी है। आप कम से कम 2 कहानी का पूरा वीडियो देखिए, यानी 4 वीडियो देखने के बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि ये कंटेंट पर्याप्त है, उपयुक्त है कि नहीं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उसके साथ ही आप देखिए मैंने कम्युनिटी भी बना रखा है। वहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि PYQ में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं PYQ के, या फिर कुछ MCQ भी होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाने की जहाँ से संभावनाएं बन सकती हैं। वो प्रश्न भी मैं कम्युनिटी में लेके आता हूँ, आप वहाँ से उसका उत्तर भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 700 लोग आंसर कर रखे हैं। देखिए ये प्रश्न ऐसा है 747, 2-300 लोग प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो आप भी जाइए, इन सब का लाभ लीजिए। दोबारा से हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ बिना देर किए। तो आज इस क्लास में हम करेंगे जो उसने कहा था कहानी, जिसकी सुबह अभी वीडियो अपलोड हुई थी चैनल पर। उसने कहा था कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कहानी पाठ और PYQ। शाम को उस कहानी, इस समय मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है MCQ उसी कहानी के ऊपर, यूनिट 7 हिंदी कहानी उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। आपको पता है यह 17वें नंबर की कहानी है। आप जाइएगा अपने सिलेबस में देखिएगा तो 17 नंबर पर यूनिट 7 हिंदी कहानी में 17 नंबर पर यह कहानी लगी हुई है, 17 नंबर। इसका हम MCQ करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए, चाहे वो PDF PYQ की हो या फिर MCQ की हो या फिर पूरे कहानी के टेक्स्ट की हो या फिर महत्वपूर्ण तथ्य की हो, आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कुछ तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म नया है। आभासी मंच के लिए मैं नया हूँ और उतना भी नया नहीं हूँ कि कुछ पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जब आप कंटेंट के बारे में पॉजिटिव निगेटिव अपनी तरफ से आलोचना करोगे, कुछ सुधार के बारे में बताओगे, तो हो सकता है मैं अगली यूनिट से कुछ और बेहतर कर पाऊँ। तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सक्रिय रहिए। बिना देर किए हम चलते हैं आज के MCQ की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बार बार वही होता है मेरा कि उसी कहानी से संबंधित
प्रकाशन वर्ष क्या होता है? पहला प्रश्न, आप अगर किसी भी वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, पहला प्रश्न यही होता है। तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने सामने एक छोटी सी कॉपी रखिए या फिर एक पेज रखिए जिसमें आप उत्तर लिखते रहिए। जो भी उत्तर गलत हो रहा है उसे आप नोट करिए और जा करके पुरानी वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। उसने कहा था पूरे कहानी का पार्ट देखिए, वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसमें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। हम उत्तर की तरफ देखते हैं, उत्तर देखिए डी 1915। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है ये प्रश्न बहुत ही साधारण कोटि के प्रश्न हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा जो थर्ड टाइम, चौथी बार, पांचवी बार तैयारी कर रहे होंगे। कई बार उनके सामने से उसने कहा था कहानी निकल के गई होगी। इसके ऑप्शन को देखते हैं हम, लेकिन ये आसान प्रश्न नहीं है भी नहीं भी है। किसके लिए आसान है, किसके लिए कठिन है, आप इतने समझदार हो। ऑप्शन ए विशाल भारत, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी इंदु। इसका राइट आंसर होगा सी। 1915 में यह कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर देख सकते हैं हम। इसका उत्तर देखिए सी सरस्वती। प्रश्न संख्या 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन 3। निम्न में से उसने कहा था कहानी के अनुसार किन दो पात्रों के बीच पिता और पुत्र का संबंध था? ऐसे प्रश्न को आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से या तो टेक्स्ट पढ़े होगे या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ लिए होगे और PYQ को भी देख लिए होगे कि PYQ में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यह सब कुछ व्यवस्थित इसी YouTube चैनल आपके एकेडमी पर जस्ट इसके पहले वाले क्लास में उसने कहा था कहानी का, जिसमें पार्ट हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ PYQ हुआ है। आप उसको जाके देखेंगे तो सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। दोबारा से हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हमको लगता है तब तक के लिए आप प्रश्न पढ़ लिए होंगे। निम्न में से उसने कहा था कहानी के अनुसार किन दो पात्रों के बीच पिता और पुत्र का संबंध है? ए लहना सिंह और बोधा सिंह, बी हजारा सिंह और लहना सिंह, सी हजारा सिंह और बोधा सिंह, डी वजीरा सिंह और कीरत सिंह। इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। मैं इसका उत्तर बताता हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। सूबेदार हजारा सिंह एक पात्र है। सूबेदार हजारा सिंह, उसका लड़का होता है बोधा सिंह, ठीक है। और बोधा सिंह की मम्मी और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी का नाम होता है सूबेदारनी। सूबेदारनी और लहना सिंह की कहानी इसमें प्रमुख रूप से दिखाई गई है, ठीक है। सूबेदारनी जब पहली बार लहना सिंह से मिलती है, उस समय उसकी आयु 8 वर्ष थी और लहना सिंह की आयु उस समय 12 वर्ष थी, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया था एक बार। आंसर सी हजारा सिंह और बोधा सिंह। पहली बार जब वो दोनों मिलते हैं तो उस समय सूबेदारनी की आयु 8 वर्ष थी और लहना सिंह की 12 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सूबेदार को सरकार ने खेत कहाँ दिया था? ए अमृतसर, बी पंजाब, सी लाहौर, डी बर्लिन। ऐसे प्रश्न का उत्तर मैं बार बार कह रहा हूँ आप तभी दे पाओगे जब आप पूरे कहानी को या तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होगे या फैक्ट को जानते होगे, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण तथ्य को जानते होगे। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है कहानियों के। रचनाओं के अब एक एक लाइन महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि बीच से रचनाओं की पंक्तियों को दे के वो कहता है क्रम से लगाओ। बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं अब लाइनों से, इसलिए आपको बहुत ही एकाग्र होकर ध्यान से पढ़ना होता है। आप जाओ पिछली वीडियो में, एक एक लाइन को 1-2 वीडियो देखो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ के जाओगे इस प्लेटफॉर्म को। इस प्रश्न का उत्तर होगा राइट डी। लायलपुर एक जगह है बर्लिन में, लायलपुर, वहाँ पर बर्लिन एक देश है, वहाँ उसी की बात होती है। जो कि ये प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर यह कहानी लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है वो जगह कहाँ मिली थी, खेत कहाँ मिला था? बर्लिन लायलपुर में। उत्तर देखिए डी मैंने लेके आया है ये, चूँकि उसमें केवल लायलपुर का ही जिक्र है
और बर्लिन का भी जिक्र है, दोनों का जिक्र है, इसलिए ऑप्शन में दोनों बन सकते हैं। ऐसा नहीं केवल लाइलपुर देगा या फिर केवल बर्लिन देगा, दोनों दे सकता है, दोनों में से एक भी दे सकता है। तो आपको जरा सा भी इफ बट नहीं करना है, सटीक उत्तर आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। उसने कहा था कहानी के संबंध में सबसे उचित विकल्प पर विचार कीजिए। ठीक है। ए, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। बी, देश प्रेम की कहानी है, बिल्कुल सत्य है। यह कहानी प्रेम के आदर्श रूप को चित्रित करती है, सत्य है। डी, यह कहानी 1915 में सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यह भी सत्य है। अभी आप देख के आए हैं पीछे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, चारों कथन सही हैं। ये सभी बातें महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने कर रखी हैं। एक नोट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स भी 4-5 स्लाइड की बना रखी है। उस 4-5 एक बार आप टेक्स्ट पढ़ो मेरे साथ, उस 4-5 स्लाइड को नोट करो और बार बार कहानी को रिवाइज करते रहो। 20 से 25 पेज में पूरे कहानी का नोट्स बना लो। 20-25 पेज मुझे नहीं लगता आपको 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा दोहराने में। आप हर हफ्ते में अगर एक बार चाहोगे तो रिवाइज कर लोगे, हफ्ते में एक बार। अभी आपका पेपर है, 3 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने लगभग बचे हुए हैं। 2 महीने में आप 8 बार इसको रिवाइज कर लोगे। 8 बार रिवाइज करने के बाद मुझे नहीं लगता आप कुछ भूल पाओगे। तो एक सही रणनीति, बेहतर रणनीति और बेहतर उपयुक्त कंटेंट के साथ आप तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आंसर 4, चारों कथन इसके सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उपरोक्त पंक्ति का संबंध निम्न में से किस कहानी से है? इस प्रश्न का उत्तर आप निसंदेह रूप से कोई भी दे देगा जो शुरू से देखते आ रहा है, क्योंकि आपको ही पता है अभी हम इस समय उसने कहा था कहानी से संबंधित MCQ कर रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न जब 10 यूनिट के बीच से पूछा जाए, 10 यूनिट यानी कि जहाँ पर आपके सामने लगभग 60 रचनाएं दी हुई हैं, कहानी कविता 60 से 80 रचनाएं होंगी सब मिला के। 80 रचनाओं के बीच में, जिसमें कहानी भी है, कविता भी है, उपन्यास, नाटक, अन्य गद्य विधा में यात्रा साहित्य है, ऐसे अनेक चीज़ें हैं, नाटक हैं, निबंध हैं। तो ऐसे बीच में अगर आपसे प्रश्न पूछे और वहाँ पर आप ऐसे प्रश्न को सही करें तो समझिए आपकी तैयारी 100% बेहतर चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसने कहा था। आप इसे देख सकते हैं, आंसर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इन सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिए। उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप PDF लेना चाहते हैं। अगर आप सभी लोग चाहें तो मैं इन सभी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते चलूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लप्टन साहब लहना सिंह के रेजिमेंट में कितने साल से थे? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। दोस्तों ये सारी बातें जब मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा था तो उस समय जहाँ भी ऐसे प्रमुख शब्द, महत्वपूर्ण फैक्ट आते थे, मैं अंडरलाइन करता था, वहाँ रुकता था, बताता था, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये भी उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। लहना सिंह के रेजिमेंट में जो लप्टन साहब थे वो लहना सिंह बताता है कि 5 साल से वो मेरे साथ हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए डी 5 साल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। उसने कहा था कहानी के अनुसार उपरोक्त कथन किस पात्र का है? ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी हजारा सिंह, डी कीरत सिंह। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ज़रूर इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। इस प्रश्न का उत्तर है ए लहना सिंह। लहना सिंह कब कहता है? जब एक सुराग मिलती है कि जर्मनी के कुछ सिपाही, वहाँ खंदक होती है और उस खंदक में आग घुसे हैं, ठीक है। उस समय ऐसी बात लहना सिंह कहता है जब वो ये बात उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो 8 ही लोग बचे हुए। तो कहता है 8 नहीं, हम लोग इस समय हैं यहाँ पर 10 लाख। उसके बाद वो कहता है एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो 1.25 लाख × 8 = 10 लाख।
1.25 इक्वल टू सवा। तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि एनटीए अब कुछ भी पूछ रहा है कि मतलब कि सवा बराबर कितना, ऐसे प्रश्न पूछ, मैथ्स के प्रश्न पूछ देगा हिंदी कहानी से। कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा आपको 1 मिनट में हिंदी में आके, हिंदी कहानी में आके। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा प्रश्न पूछते तो। इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर देखिए, लहना सिंह ए। बस इतना ही प्रश्न था आज। मैंने 8 ही प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाता हूँ। बनाने से बेहतर ये है कि आप प्रश्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम से कम प्रश्न करके भी हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो 8 प्रश्न है ना, वो 8 दिशाओं से पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, कहानी किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी, इस कहानी में कितने पात्र हैं, ये पात्र किस कहानी का है, या फिर लहना सिंह नामक पात्र किस कहानी से है, उसने कहा था कहानी के पात्र। ऐसे प्रश्न बनाओ तो 12, 13, 15, 20, 25 प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे। उसने कहा था कहानी किस लेखक का है, उसने कहा था कहानी के लेखक का जन्म क्या है। तो ऐसे प्रश्न बनाने से बेहतर है कि हम चतुष्फलकी विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम चारों तरफ एक बार घुमा दें अपने दृष्टिकोण को, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, ताकि हमें पूरे कहानी के संदर्भ में एक खाका बन जाए मेरे दिमाग में। और पूरे कहानी का जो विषय वस्तु है, उसका जो प्रतिपाद्य है वो हमें समझ में आ जाए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, एमसीक्यू कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद, थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए और तैयारी के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़े रहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर सेकेंड के साथ साथ आप पेपर फर्स्ट को भी अभी से समय देते रहिए, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि पेपर सेकंड से ही सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता दोस्त। जब तक आपका पेपर से फर्स्ट भी आपका साथ नहीं देगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये कड़वी सच्चाई है, ऐसा कोई नहीं बताता। आप अगर 6 घंटा पेपर सेकंड को दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको 4 घंटा समय पेपर फर्स्ट को देना होगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पेपर सेकंड में आपकी रुचि है। दूसरा, पेपर सेकंड आप 3 साल बीए कर लिए, एमए भी कर ही रहे हैं, 2 साल का होता है, लगभग 1 साल कर ही लिए होंगे। 4 साल आप इसमें झोंक दिए हो, लगा दिए हो। पेपर फर्स्ट में आप कितना समय दिए हो? अगर आप जितना भी समय पेपर सेकंड के लिए दे रहे हो, उसका 60% पेपर फर्स्ट के लिए आप ज़रूर दो, और लास्ट तक दो। लास्ट में आप 70% दो उसका, और लास्ट में आप बराबर समय दे सकते हो पेपर फर्स्ट पर भी। पेपर फर्स्ट में अगर 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपका उसी दिन जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि पेपर सेकंड में लगभग 60 क्वेश्चन, 55-60 क्वेश्चन सभी के सही होते ही हैं। नॉर्मल है इतना सही होना। अब वहीं पेपर सेकंड में 75 से ऊपर जाने में लोगों की हालत भी खराब हो जाती है। ये भी सच्चाई है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरी इतने सही हो गए, ये हो गए, कुछ नहीं होता। मुझे बस केवल क्लियर करना है, वो उस 1% में आना है। चाहे कट ऑफ 78 क्वेश्चन पे बने तो मेरा 78 भी है, तब भी मैं महान हूँ, ऐसा लोगों को मानना चाहिए। खैर, ज़्यादा बात करने से बचता हूँ मैं इन सब चीज़ों पर, लेकिन बात इसलिए भी करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, तो जो भी अनुभव मैं कर पाया हूँ वो चाहता हूँ मैं आप तक शेयर कर दूँ। थैंक यू। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए।